मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फैट्स मोबिलाइजेशन एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। फैट मोबिलाइजेशन। फैट मोबिलाइजेशन क्या चीज़ है बेसिकली, पहले आपने ये टर्मिनोलॉजी को समझना है। अब होता क्या है कि फैटी एसिड जो हमारे पास है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल, ये है कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ये किस में पड़े होते हैं? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में फैट्स की फॉर्म में ये स्टोर पड़े होते हैं। अब ये कंसनट्रेटेड स्टोर ऑफ द एनर्जी क्यों है? क्योंकि इनका 1 ग्राम जो है 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो होता है वो कितने कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 कैलोरी। तो यहाँ पर जो है ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब क्या होगा, ये स्टोर की फॉर्म में पड़े इन द एडिपोज टिश्यू। जब भी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम होगा, जब भी बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो फ़ौरन क्या होगा, इनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। इनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि जो टैग थे इससे इसकी ब्रेकडाउन होगी और अल्टीमेटली क्या बनेगा? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। तो वो प्रोसेस जिसमें टैग की डिग्रेडेशन हो और फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बन जाए, इस फिनोमेना को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ द फैट। ये इसका दूसरा नाम होता है लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस क्यों करवाते हैं? ताकि इनकी ब्रेकडाउन हो और ब्रेकडाउन से फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स होते हैं। तो अब इनकी जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है लिपोलाइसिस, ये स्टार्ट कैसे होती है? ये स्टेप वाइज होती है। होता क्या है कि ये ट्राइसाइल ग्लाइसरोल है, ये देखें ट्राइग्लाइसराइड, सेंटर में ग्लाइसरोल है, 3 फैटी एसिड इसके साथ लगे हुए हैं। तो जब इनिशिएट होगी तो एडिपोज टिश्यू में मेनली इनिशिएट होती है, तो एंजाइम एक्ट करता है एडिपोज ट्राइग्लाइसराइड लाइपेज। ये क्या करता है? एक फैटी एसिड को रिमूव कर देता है। ये वाला फैटी एसिड जब रिमूव हो गया तो रिजल्टिंग ग्लाइसरोल के साथ कितने फैटी एसिड रह गए? 2 रह गए। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? डाइएसाइल ग्लाइसरोल। तो इसने ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल को डाइएसाइल ग्लाइसरोल में बदल दिया एडिपोज ट्राइग्लाइसराइड लाइपेज ने, और इनिशिएट कर दी लाइपोलाइसिस। अब आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी कि ATGL का सबस्टेट क्या था? टैग, और इसकी प्रोडक्ट क्या है? डैग। ये इंपॉर्टेंट है वाइवास के या MCQ के एतबार से। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जब डैग बन गया तो अब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा डाइएसाइल ग्लाइसरोल लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या होता है? जब भी लाइपेज की टर्म आए तो आपने क्या याद रखना है कि लाइपेज जो है ये क्या करता है? फैटी एसिड को रिमूव करेगा। जैसे यहाँ पे पर ट्राइग्लाइसराइड लाइपेज ने एक फैटी एसिड ट्राइग्लाइसराइड में से रिमूव कर दिया, डाइएसाइल ग्लाइसराइड लाइपेज ने क्या किया? डाइएसाइल ग्लाइसरोल इसमें से एक फैटी एसिड को रिमूव कर दिया। जब इसको रिमूव किया तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गई? ग्लाइसरोल, जिसके ऊपर सिर्फ एक फैटी एसिड लगा हुआ था। इसको कहते हैं मोनोसाइल ग्लाइसरोल, मोनोसाइल ग्लाइसरोल। डाइसाइल ग्लाइसरोल का दूसरा नाम क्या होता है? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब स्ट्रेस के दौरान लिपोलाइसिस को स्पीड अप करना है, नॉर्मल कंडीशन के दौरान लिपोलाइसिस को इनहिबिट करना है। ये रेगुलेशन ऑफ द लिपोलाइसिस जो होती है ये किस लेवल पे होती है? हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज पे। जब मैं अभी आपको रेगुलेशन बताऊंगा तो इसमें हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज के बारे में बताऊंगा। फिर क्या होता है? मोनोसाइल ग्लाइसरोल लाइपेज जो एक्ट करता है मोनोसाइल ग्लाइसरोल लाइपेज, जो रिमेनिंग फैटी एसिड इसको भी रिमूव कर दिया जाता है। तो रिजल्टिंग क्या बन गया? फ्री फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो ये फिनोमेना क्या हो गया? लाइपोलाइसिस, जो कि 4 स्टेप में हुआ। इनिशिएट हुआ एडिपोज ट्राइग्लाइसराइड लाइपेज से और एंड किस पे हुआ? मोनोसाइल ग्लाइसरोल लाइपेज पे। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द लाइपोलाइसिस। रेगुलेशन ये का मतलब क्या होता है कि जब हमें बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, किन कंडीशन में लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी और कौन से फैक्टर लाइपोलाइसिस को स्पीड अप करते हैं, कौन से प्रोसेस लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। तो क्या होगा कि लेट्स सपोज बॉडी के अंदर स्ट्रेस है, स्ट्रेस के दौरान क्या होगा? कैटेकोलामीन रिलीज होंगे। पार्टिकुलरली कौन सा रिलीज होगा? एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन आया, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया, ये हमारे पास जो क्या है सारी, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एडिपोसाइट। अब ये एडिपोसाइट की मेम्ब्रेन में ये जो रेड कलर से दिखाई, ये क्या है? रिसेप्टर्स हैं। इनका नाम होता है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अब इनके ऊपर एपिनेफ्रिन आके बाइंड किया। जब ये बाइंड हुआ तो क्या हुआ? एक सीरीज ऑफ कैस्केड एक्टिवेट हो गई। जब कैस्केड एक्टिवेट हुई तो मेम्ब्रेन में एक एंजाइम पड़ा, उसका नाम होता है एड्रेनालाइल साइक्लेज। ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट हुआ इसने क्या किया? ATP को ब्रेक डाउन किया फॉरन साइक्लिक AMP में और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। ये साइक्लिक AMP क्या की? इसने कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दी। इसने एक्टिवेट कर दिया प्रोटीन काइनेज A को बाय फास्फोरिलेशन। जब प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज A जो है, आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेनी है कि ये फास्फेट का खजाना है। इसके पास बहुत सारे फास्फेट हैं। ये सारे एंजाइम को फास्फेट डोनेट कर सकता है, यानी कि इंटरन हम कह सकते हैं प्रोटीन काइनेज A क्या कर सकता है? ये दूसरे एंजाइम को फास्फोरिलेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ATP की ब्रेकडाउन करेगा ADP में, रिजल्टिंग फास्फेट जो किस में लगा देगा? हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज, जिसका नाम था डाइएसाइल ग्लाइसरोल लाइपेज। तो ये जो पहले इनएक्टिव पड़ा था
हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज। अब फास्फोरिलेटेड फॉर्म में क्या होगा, एक्टिव हो गया। जैसे ही एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, डाइसाइल ग्लाइसरोल पे एक्ट करेगा, इसको मोनोसाइल ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि कन्वर्जन स्पीडी होती जाएगी, जैसे जैसे जितनी देर ये एपिनेफ्रिन इसकी सरफेस पे बाइंड करता रहेगा रिसेप्टर की, उतनी देर तक ये सीरीज ऑफ रिएक्शन चलता रहेगा, साइक्लिक एएमपी आती रहेगी, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा और अल्टीमेटली क्या करता रहेगा, हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट करता रहेगा और लिपोलाइसिस का प्रोसेस क्या होगा, स्पीडी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, ये हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज को तो एक्टिव करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक और एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देता है, फास्फोरिलेट करता है, वो होता है एएमपीके काइनेज। जब एएमपीके काइनेज हुआ एक्टिव तो ये किसको एक्टिवेट कर देगा, एएमपीके को, इसको फास्फोरिलेट करेगा। जब एएमपीके एक्टिवेट होगा तो इंटर्न ये क्या करेगा, ये एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज को फास्फोरिलेट करेगा। अब एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज जब फास्फोरिलेट हुआ तो ये हो गया इनएक्टिव। तो क्योंकि एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज जो था ये फैटी एसिड सिंथेसिस का रेगुलेटरी एंजाइम था, तो जब ये इनएक्टिव हो गया तो सिंथेसिस रुक गई। तो क्या हुआ, जब एपिनेफ्रिन स्ट्रेस की कंडीशन में आके एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, लाइपोलाइसिस का प्रोसेस टर्न ऑन हो गया, स्पीडअप हो गया, और जो लाइपोजेलिसिस है जिसका मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस वो रुक गया। क्यों, क्योंकि एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज फास्फोरिलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव हो जाता है, जबकि हमारे पास हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज फास्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव हो जाता है। अब इसके कन्वर्स देखें, अगर हमारे पास एपिनेफ्रिन की बजाय इंसुलिन आता, अगर इंसुलिन आता तो इंसुलिन एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। जब ये बाइंड ना करता तो इंटर्न एडिनल साइक्लेज एक्टिव ना होता, साइक्लिक एएमपी एक्टिव ना होता। जब साइक्लिक एएमपी एक्टिव ना होता, प्रोटीन काइनेज ए वाली पूरी कैस्केड नहीं चलती, तो हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज फास्फोरिलेट नहीं हो सकता था। जब ये फास्फोरिलेट नहीं होता तो ये क्या हो जाता, इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव रहता तो रिजल्टेंट लिपोलाइसिस का प्रोसेस क्या हो जाता, इनहिबिट। लेकिन यहाँ पे इंटर्न क्या होता है, एएमपीके वाला प्रोसेस, ये सारा स्टेप जब रुक जाता तो ये जो फास्फोरिलेशन हुई थी एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज की, ये रुक जाती। जब ये एसिटाइल को ए की फास्फोरिलेशन रुक जाती तो एसिटाइल को ए डीफास्फोरिलेटेड फॉर्म में क्या था, एक्टिव था। तो जिसकी वजह से क्या होता कि लाइपोजेनेसिस का प्रोसेस स्पीडअप हो जाता, लाइपोलाइसिस का प्रोसेस इनहिबिट हो जाता। तो ये रेगुलेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फेट ऑफ द ग्लाइसरोल एंड द फैटी एसिड। जब लाइपोलाइसिस हो गई एडिपोज टिश्यू में तो क्या होता है, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाती है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। अब हमने देखना है कि फैटी एसिड और ग्लाइसरोल का आगे क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होते हैं। अब पहली बात है, जब लाइपोलाइसिस होती है तो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल एडिपोज टिश्यू में से सारा सर्कुलेशन में नहीं जाता, कुछ इनसाइड रह जाता है और जो बाकी है वो सर्कुलेशन में चला जाता है, सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। अब वो कहाँ कहाँ जाता है वो देखते हैं। अब ग्लाइसरोल है, अगर इसने नेक्स्ट यूज़ होना है किसी काम में तो उस वक्त तक ये ना तो दोबारा फैटी एसिड सिंथेसिस में जा सकती है जब तक इसको एक्टिव फॉर्म में ना बदला जाए G3P में। लेकिन अब ग्लाइसरोल को एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए जो काइनेज होता है वो एडिपोज टिश्यू के पास नहीं होता। फिर क्या होता है, ये ग्लाइसरोल जाती है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन के थ्रू चले जाती है लीवर में। अब लीवर में क्या होगा कि लीवर में पड़ा होता है एंजाइम ग्लाइसरोल काइनेज, जो कि हमें पता है कि एडिपोज टिश्यू में नहीं था। तो ये क्या करता है, ग्लाइसरोल को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसरोल 3 फास्फेट में। जब ये ग्लाइसरोल 3 फास्फेट में बदली तो ये G3P अपने साथ फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बना देगी, टैग बना देगी लीवर के अंदर। अब ये भी हो सकता है कि G3P के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करे G3P डिहाइड्रोजिनेज और इसको कन्वर्ट कर दें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, क्योंकि ये अल्कोहल है ये कीटोन है, तो ऑक्सीडेशन के थ्रू इसको DHAP में बदला जाएगा। जब DHAP बन गया तो आगे पॉसिबिलिटी है DHAP जो है, अगर ये DHAP से आगे ऑनवर्ड चले गए, जैसे कि ये आगे बनाएगी G3P, फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये बनाएगी पायरुवेट, तो ये एंटर हो जाएगी प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये इसका मतलब DHAP से जा सकती है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में और पायरुवेट प्रोड्यूस करेगी। और ऐसे भी हो सकता है कि ये DHAP से रिवर्स चले जाए, बैक चले जाए, कि वहाँ से जाएगी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट और अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाए, तो ये प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरीके से यूज़ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं फैटी एसिड की। जो फैटी एसिड है ये एडिपोज टिश्यू की मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, सर्कुलेशन में आता है, सर्कुलेशन में इसको बाइंड कर लेती है इसके साथ एल्ब्यूमिन और इसको लेके सर्कुलेट करवाती है। ये ले जाती है इसको लीवर के मसल के पास, मसल के अंदर एंटर होता है फैटी एसिड, एल्ब्यूमिन अलग हो जाती है, तो फैटी एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी असाइल कोए में। फैटी असाइल कोए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है और मसल सेल में इसको यूज़ कर लिया जाता है फॉर द एनर्जी जनरेशन। अब बात कर लेते हैं, ये तो वो हमने फैटी एसिड और ग्लाइसरोल देखे जो कि रिलीज होकर डिफरेंट पार्ट्स में गए। अब जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बच गए उनका क्या होगा, जो फैटी एसिड बचेगा इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फैटी असाइल कोए में, फैटी असाइल कोए में। और जो ग्लाइसरोल बची है अगर इसने इस फैटी असाइल कोए के साथ रीएस्टिफाई करके दोबारा टैग बनाना तो इसको G3P में बदलना इसका बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे काइनेज तो है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हम एक इंटरैक्ट मेथड यूज़ करेंगे जिसका मैंने पहली वीडियो में जिक्र कर दिया कि ये एक प्रोसेस के थ्रू जिसको कहते हैं ग्लाइसरोनियोजेनेसिस दोबारा बनाएगा G3P, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड के साथ मिलकर दोबारा टैग बना देगा इसी टिश्यू के अंदर।
अब इसके साथ रिलेटेड एक क्लिनिकल डिस्कस करते हैं कि अगर हो गई है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस तो एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज की एंट्री जो होती है वो कम हो जाती है। जब ग्लूकोज की एंट्री कम हो जाएगी तो क्या होगा कि नॉर्मली में पता था कि ग्लूकोज जो था ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता था और इससे बनता था DHAP। DHAPC से बनती थी G3P और फिर बनती थी एसिडिफिकेशन फिर होती थी। लेकिन अब जब ग्लाइसरॉल एंट्री नहीं हो सका तो ये जो स्टेप है G3P वाला ये स्टेप नहीं हो सकेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये जो जब इसकी डिग्रेडेशन होगी तो ये जो ग्लाइसरॉल पड़ी थी इसको फिर इस वे के थ्रू G3P में नहीं बदला रहेगा बल्कि ग्लाइसरोनियोजेनेसिस के थ्रू G3P में बदला रहेगा। जबकि G3P में बदल जाएगी थ्रू द ग्लाइसरोनियोजेनेसिस तो ये फैटी एसिड के साथ मिलकर टैग बनाना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये ज़्यादा टैग बनते जाएंगे तो फैटी एसिड जो है एडिपोज टिश्यू से डिग्रेडेशन के बाद बाहर रिलीज कम होंगे, जिसका नुकसान क्या होगा कि सर्कुलेशन में फ्री फैटी एसिड का लेवल हो जाएगा डिक्रीज। और अल्टीमेटली दूसरा इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो फैटी एसिड अंदर एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा रहेंगे वो उस ग्लाइसरोल के साथ मिलकर दोबारा टैग बनाएंगे जो कि ग्लाइसरोनियोजेनेसिस के थ्रू बदल गई है G3P में। इस तरीके से बजाय फैटी एसिड सर्कुलेशन में रिलीज होते ये अंदर ट्रैप हो गया और टैग बनना ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से दो चीज़ें हुई। नंबर 1 फ्री फैटी एसिड डिक्रीज, एक तो इसका लेवल कम हो गया, दूसरा टैग सिंथेसिस बढ़ गई है जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। ये कंडीशन देखी जाती है इन केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये टिपिकल फीचर है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 का। तो ये था फेट। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।